हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा इकोनॉमिक्स क्लास 11 में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था क्लास 12 और क्लास 10 क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम है। बट आप लोगों के रेगुलर वीडियो आएगी और जितने पेंडिंग चैप्टर थे 4 से 5 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हो, देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो देखो इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन, इसका मतलब क्या है। देखो आप लोगों ने एलपीजी पॉलिसी के बारे में तो पढ़ा था पुरानी वीडियो में कि एलपीजी जो कि हमारे मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी से पहले। तो वो जो पॉलिसी थी, एल से होता है लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। तो ये पॉलिसी आई थी, ठीक है। तो जब पोस्ट लिबरलाइजेशन जब ये पॉलिसी आ गई तो उसके बाद हमारे देश की क्या कंडीशन थी, ये हमें जानना है, ठीक है। तो उसमें देखो सबसे पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्री लिबरलाइजेशन, मतलब इससे पहले हमारे देश की क्या कंडीशन थी वो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले क्या थी, फिर आगे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या हुई, यानी कि 1991 से पहले क्या कंडीशन थी देश की और 1991 के बाद क्या थी। चलो और देख लेते हैं। ये सिलेबस में हालांकि आपके है नहीं, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और बहुत से स्कूल में पढ़ा के दे भी देते हैं क्योंकि 11th में यही मसला रहता है, टीचर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता नहीं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो और देखते हैं बेटा फीचर्स ऑफ प्री लिबरलाइजेशन फेज क्या था भैया। नंबर 1, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। क्या थे ये, पब्लिक सेक्टर के ऊपर हम लोग क्या थे, हैवी रिलायंस से निर्भर थे। निर्भर समझते हो, डिपेंड होना। तो हम लोग उससे पहले क्या होता है, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का सेक्टर, तो हम लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा, गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ तरह से डिपेंडेंट थे। प्राइवेट सेक्टर बहुत ना के बराबर हुआ करते थे। नंबर 2, रेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो क्या थी, रेगुलेटेड थी, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ अपने हाथ में रखती थी। आपको कुछ भी ओपन करना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ेगी। उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, कहीं भी जाना है, प्राइवेट वालों को एकदम परेशान करके रखा हुआ था। तो यानी कि रेगुलेटेड ग्रोथ थी, प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से काम नहीं कर पाता था, ठीक। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, ठीक है। इनका पर्पस क्या था, डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को लोग डेवलपमेंट करने पे काम कर रहे थे। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इनका ये भी पर्पस था कि इनको क्या करना था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे भी डेवलपमेंट करने का काम हो रहा था। देखो इसमें शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस का पार्ट है नहीं, तब भी आप लोग एक एक लाइन याद करके चले जाना, बहुत है। नोट्स चाहिए तो ऐप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इन लोग क्या कर रहे थे, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि आप, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जो है जो बिजनेस करते हो, क्या करते हो, बिजनेस करते हो, जो सामान वगैरह मंगाते हो, तो वो इनवर्ड यानी कि अपने ही कंट्री में था, ठीक है। इन लोग एक जो है दूसरी कंट्री से मंगाना ही नहीं चाहते थे, इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं करते थे, अपनी ही कंट्री का भेजना चाहते थे, लेकिन दूसरी कंट्री से सामान मंगाते नहीं थे। अपना ही बेचो, अपना ही खाओ, बाहर से परमिशन नहीं थी, ठीक है। मतलब तुम सोचो कि अमेरिका से कोई सामान मंगा ले तो उन लोग नहीं करने देते, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि इंपोर्ट नहीं करना है, ठीक। नंबर 6, रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल का मतलब है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन थी कि कोई मान लो दूसरी कंट्री का आदमी है, ठीक है, बिल गेट्स ही है, तो वो सोच रहे कि अब इंडिया में हम अपनी कंपनी सेटअप करें, पैसा लगाएं। तो ये स्ट्रैटेजी पहले नहीं थी। 1991 से पहले कोई और कंट्री हमारी कंट्री में आके पैसे नहीं लगा सकती थी, कोई और कंट्री हमारी कंपनी में सेटअप नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी भाई, सिंपल से ये गवर्नमेंट के अंदर डर था, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। अब मालूम चले भैया फिर कोई आ जाए, फिर कब्जा कर ले, तो ये सारी चीज़ें थी। इंसान घबराता है, आप भी घबराओगे, एक बार कहीं से धोखा मिलेगा तो बिलीव करने में दिक्कत तो आएगी ना। तो उसी तरह यही सारी चीज़ें थी। तो फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, तो ये रिस्ट्रिक्शन थी फॉरेन कैपिटल को, यानी कि पैसा नहीं लगाने देते। समझ में आ रही बात, चलो ठीक है। अब देखो जो सिलेबस यहाँ से है वो यहाँ से क्या है भाई, फीचर्स ऑफ पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज। अब यहाँ से बात होगी जब 1991 के बाद क्या कंडीशन थी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मीनिंग दे रखी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आई थिंक इसकी मीनिंग आपको तो पता है, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन किसके, लिबरलाइजेशन फेज के फीचर्स क्या क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है बेटा कि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। क्या थे बेटा, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे। अगर आपको कोई भी कंपनी वगैरह सेटअप करनी है तो आप बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता था, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो वो सारी चीज़ों को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, एक टाइम के बाद ख़त्म कर दिया, बहुत ईजिली कर दिया। अगर आपको कोई भी अपनी कंपनी वगैरह सेटअप करनी तो आप ईजिली कर सकते हो। क्या लिखा है एक बार देखो बुक में, मैं बता देता हूँ बुकिश लैंग्वेज में। पोस्ट लिबरेशन वॉज एन इंटीग्रल फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कैसा फीचर था ये,
इंटीग्रल फीचर था, ठीक है। लिबरेशन पॉलिसी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लिबरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम वेरियस कंट्रोल, बहुत से जो वेरियस कंट्रोल, अलग अलग तरह के कंट्रोल थे ना, उसको क्या किया, कम करा। एज एक्सप्लेन्ड अबव, प्रायर टू 1911 द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड वेरियस कंट्रोल लाइक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, आपको इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करनी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्राइस कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें थी। फॉरेन कंट्री को पैसा नहीं लगाने देते फिर, लेकिन जब ये लिबरलाइजेशन, मतलब ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया, मतलब इतनी ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको कम कर दिया गया लिबरलाइजेशन में। अब आप इजीली अपने पैसे वगैरह लगा सकते हो, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, अपनी कंपनी बना सकते हो, ईजिली हो गया, लाइट हो गया, ईजी हो गया, ठीक। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ सेक्टर छोड़ के गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे सेक्टर किसको दे दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिए। मतलब जैसे बिजली विभाग है, जल विभाग है, मतलब जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें ना, 2-4 चीज़ें है ना, उसको अपने पास रखा, बाकी सारी चीज़ें क्या की उन्होंने प्राइवेट वालों के हाथ पे दी, भाई आप लोग ये काम करो। रेलवे को ऐसे अपने पास रखा, क्यों, क्योंकि अब ये नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, ताकि इसमें लोगों का क्या हो सके, काम चल सके, कम पैसे में काम हो सके, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम चीज़ें किसके हाथ में दे दी बेटा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दरवाजे खोल दिए, आओ आओ आओ, मतलब इसका मतलब ये है कि अब कोई भी दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आके बिजनेस कर सकती है, हम किसी और की कंट्री में जाके बिजनेस कर सकते हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन कर दिया, वर्ल्ड वाइड कर दिया, इससे कंपटीशन बढ़ा, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हुआ, क्योंकि हमको अलग अलग कंट्री की चीज़ें भी हमारे देश में आने लगी। अब जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो बहुत सी चीज़ें जो दूसरी कंट्री में थी वो हमारे कंट्री में आने लगी। कंप्यूटर वगैरह पहले हमारे यहाँ नहीं थे, लेकिन टेक्नोलॉजी कब आई, जो हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन किया, तो जो अमेरिका वगैरह में तो बहुत पहले से चीज़ चल रही थी, तो हमारे यहाँ भी आना स्टार्ट हो गई, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तब भी मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। यहाँ तक क्लियर है, आगे चला जाए, ठीक है। रात के 2 बज रहे हैं वीडियो जिससे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखो नींद भी आने लगी, बट काम करना है आप लोगों के लिए, तो करना है भाई, बात खत्म। उसके बाद देखो एग्रीकल्चर सेक्टर इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी आफ्टर 1991 पॉलिसी, ठीक है। पोस्ट लिबरेशन मतलब लिबरेशन होने के बाद क्या कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, आओ चलो देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहला क्या है, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। क्या है बेटा, एक सेकेंड, किसकी कॉल आ रही भाई, पता नहीं, छोड़ो। सबसे पहला क्या है, टेक्नोलॉजिकल मेजर। गवर्नमेंट ने क्या किए, जब ये पॉलिसी आ गई आफ्टर 1991, तो गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लिए। मतलब मेजर्स का मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया कि पहले नॉर्मल हम लोग डिपेंडेंट थे, जो हमारा नॉर्मल तरीका था, ऑर्गेनिक तरीका था, उसी से हम लोग फार्मिंग किया करते थे। बट बाद में टेक्नोलॉजिकल चीज़ लाई गई, HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाएं जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल चीज़ें ली गई ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो, और प्रोडक्शन भी हमारा ज़्यादा होने लगा। क्योंकि अब आज की केमिकल से ही सारी चीज़ें, वो अलग बात है कि हमें नुकसान करता है, बट प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है ना। तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से मेजर्स लिए। क्या क्या चीज़ें लिए और देखते हैं। These technological measures consist of increased supply of various agriculture input such as extension of irrigation facility अच्छी की गई, increased availability of high yielding varieties seeds, chemical fertilizer, pesticide etc. As a result of these measures, agriculture production and productivity have increased substantially। मतलब जब ये सारी चीज़ें लाई गई है ना, तो उससे क्या हुआ, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या हुआ, आपको ग्रो देखने को मिला, ठीक। नंबर 2, इसका नोट्स मिल जाएगा, जितना समझा रहा हूँ समझ लो, और नोट्स में पढ़ लेना एक बार, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक। हेडिंग याद नहीं रहेगी आपकी तो आपका काम हो जाएगा, 1 वर्ड्स में भी लिख सकते हो। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या की, अच्छी की गई है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी समझते हो कि नहीं समझते, रोड वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी कराएगी ताकि ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी अच्छे से हो सके। और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर आता है। These include credit marketing, storage, transportation, education, agriculture etc. मतलब इसमें क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, स्टोरेज वगैरह ताकि सामान अच्छे से रख सको, ये सारी चीज़ें, कि भाई सामान भी रखने के लिए जगह होनी चाहिए ना। और क्या किया इन लोगों ने, एजुकेशन को अच्छा किया, एग्रीकल्चर रिसर्च एक्स्ट्रा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये सारी चीज़, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी की गई, हॉस्पिटल वगैरह बनाए गए और ट्रांसपोर्ट वगैरह किए गए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब घर का हुलिया चेंज कर देना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया ताकि अच्छे से हो सके। अब भाई सामान बन गया
तो अब यहाँ पे बना इलाहाबाद में, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, प्रयागराज से। तो अब यहाँ से सामान जाना है मुंबई, तो कैसे जाता, फार्मर कैसे बचाता? तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने अच्छा किया। नंबर 3, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म चेंज किया। पहले तो ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब जो ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया तो बाद में जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे वो बहुत किराया वगैरह लिया करते थे, तो उनके रेंट को फिक्स किया गया। क्या किया गया बेटा? उनके रेंट फिक्स कर दिया गया। बोला गया भाई साहब अब इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हो, फार्मर को फार्मर रहने दो, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ज़्यादा ना करो। तो उनको रोकने का काम किया गया, रेंट फिक्स किया गया। प्राइस, उनकी सीलिंग, जो प्राइस सीलिंग में लग सकते हो, फिक्स कर दी गई, प्राइस को फिक्स किया गया। और लैंड होल्डिंग मतलब एक बताया गया कि इतना ही आपका एरिया रहेगा। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी ली गई ताकि फार्मर के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए। इन शॉर्ट फार्मर के लिए बहुत सी चीज़ें करी गई। ठीक, उसके बाद क्या है? नंबर 4, पॉलिसी ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं एमएसपी। एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये इसके लिए आपने देखा होगा अभी बहुत से फार्मर्स थे पंजाब के, जो लोग वीडियो अगर पंजाब से देख रहे हो उनको पता होगा, या नॉर्मल लोग जो न्यूज़ देखते हैं उनको पता होगा कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन मतलब स्ट्राइक पे थे, है ना, मोदी जी से कह रहे थे हमारी मांगे पूरी करो। तो उसमें क्या था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी के बारे में वो बात कर रहे थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है जैसे फार्मर ने फसल उगाई, क्रॉप्स उगी, क्रॉप्स बहुत ढेर सारी हो गई। अब क्या होता है, मान लो जैसे ये प्राइस है, एक कर्व है, तो ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इससे सस्ता अगर बिक रहा है, यहाँ मान लो इतने में बिक रहा है, तो तुम मत बेचना, हम ले लेंगे। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है? बफर स्टॉक करती है। अगर सामान बहुत सस्ते में बिकता है ग्रेन, तो वो गवर्नमेंट कहती है कि इसको इतने में मत बेचना, वो मैं परचेज कर लूँगी। लेकिन मोदी जी उस टाइम क्या था, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा था, ये बहुत कम था। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ फिक्सेशन। मतलब गवर्नमेंट वहाँ पर सपोर्ट करने लगी फार्मर के साथ, प्रोटेक्शन ना हो, अगर बहुत सस्ता बिकेगा तो वो चीज़ गवर्नमेंट परचेज कर लेगी। ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस आर द प्राइसेस, सुन लो, एट विच द गवर्नमेंट, क्या बोल रहा है? प्रोक्योरमेंट प्राइसेस आर द प्राइसेस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस द नीडेड क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक सिस्टम एंड फॉर बिल्डिंग ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक को बनाने के लिए या पब्लिक सिस्टम के लिए गवर्नमेंट खुद ही वो चीज़ परचेज कर लेती है। समझ में आ रही है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, क्योंकि इससे सस्ता बिकने से अच्छा है गवर्नमेंट ही ले ले। समझ में आ रही बात? ये हेल्प करती है। और फूड सिक्योरिटी सिस्टम, फूड सिक्योरिटी सिस्टम का लाया गया भैया कि गरीबों को खाना मिल सके, क्योंकि बफर स्टॉक कर रहे तो गरीबों के लिए तो कर रहे हैं। तो बफर स्टॉक में क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी सिस्टम में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया? एक पीडीएस सिस्टम लाए। क्या लाए? पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें आपने राशन कार्ड का नाम सुना होगा। तो राशन कार्ड आप लेके जाते हो दुकान में, तब वो गल्ला मिलता है, फ्री में मिल रहा है आजकल, तो मोदी सरकार फ्री में दे रही है ना। तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके लाए। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या हुआ? कार्ड दिखाओ, आपको जितना भी गेहूँ चावल वगैरह है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, या फिर 2 रुपये 3 रुपये बहुत सस्ती प्राइस पे मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड सिक्योरिटी, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समझ में आ रही बात कि नहीं? एक मिनट रुकना बस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी फूड सिक्योरिटी में लाया गया ताकि लोगों को कम रेट पर अनाज मिल सके। और क्या किया इन लोगों ने? इनपुट सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को इनपुट सब्सिडीज दी। इनपुट सब्सिडीज का मतलब क्या होता है भाई? इनपुट सब्सिडीज का मतलब ये होता है कि जैसे बिजली हो गई, पानी हो गया, है ना, ये सब हम लोग को ऐसे मिलता है नॉर्मल पीपल्स को। तो फार्मर को सब्सिडीज दी गई। सब्सिडीज मतलब होता है छूट, डिस्काउंट मिलना, कम रेट पर दी गई। समझ में आई बात? कि फार्मर अपना काम अच्छे से कर सके। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, यानी कि बिजली पानी जो भी चीज़ें नेसेसिटीज़ की चीज़ें वो गवर्नमेंट फार्मर्स को कम रेट पर प्रोवाइड करने का काम करती है। समझ में आ रही बात कि नहीं है? तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजीशन थी आफ्टर लिबरलाइजेशन पीरियड। उम्मीद करता हूँ यहाँ अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो बच्चों चलो जल्दी से आगे बढ़ते और देखते हैं आगे हम लोग कि फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होते हैं। ठीक है, फीचर्स देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी आफ्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स क्या क्या थे। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हुआ उसके फीचर्स क्या क्या, अच्छी अच्छी बातें कह सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें क्या थी। नंबर 1 पहला क्या देखने को मिला? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्या देखने को मिला बेटा? प्रोडक्शन में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज
का मतलब सिंपल सी बात है वीट, राइस, जो भी है कॉटन, है ना, नॉन फूड आइटम्स और जो फूड आइटम्स दोनों में क्या हुआ, प्रोडक्शन देखने को इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, अभी बच्चों वाली चीज़ें कितना कितना बढ़ा था भी एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज, फूड गेन 176.4 मिलियन टन्स। कितना था पहले, 176.4 मिलियन टन्स। ठीक है, क्या था टन्स इन 1991, कब था, 1990 से 91 में। ठीक है, और फिर क्या हुआ, रिकॉर्ड लेवल ऑफ 315 फूड ग्रेन आइटम में 315 टन्स, मतलब समझ लो कहाँ 176 था और कहाँ 315, इतने का ग्रोथ देखने को मिला। डेट में ये कह रहे 1.79 टाइम्स, मतलब लगभग 2 गुना आपको क्या देखने को मिला, इंक्रीमेंट देखने को मिला। ये 1990 से 91 की बात है और ये कब की है, 2021 से 2022 की बात है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इस तरह से आगे बोल रहा है कि ये हुआ, राइस में कितना 1.75 टाइम्स देखने को मिला, ये सारी चीज़ें। और सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड ऑयल सीड्स, मतलब जो हमारे फूड आइटम नहीं है, नॉन फूड आइटम्स जैसे कॉटन वगैरह हो गया, तो उसमें 3.2 टाइम्स देखने को देखने को मिला। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, यही कह रहे हैं। अब इसमें आप लोग देख लो, बुक से एक बार रीड कर लो कितने कितने टाइम्स हुआ, तो वहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा। मटेरियल अच्छा रहेगा तो टीचर भी, आपका एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी मतलब ज़्यादा होने लगी। जो ज़मीन थी वो उपजाऊ हो गई, पहले जो कम थी वो अब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने लगी। वही चीज़ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट इंक्रीज फ्रॉम 2280, मतलब 2280 kg पर हेक्टेयर इन 1991। पर हेक्टेयर मतलब एक ज़मीन है, लैंड है, तो वो ज़मीन पे पहले कब की बात कर रहे हैं, 1990-91 की। तो यहीं पे पर हेक्टेयर जो है एक ज़मीन में कितना होता था प्रोडक्शन, 2280 हो रहा था। समझ में आ रही बात, वीट। लेकिन बाद में कितना हुआ, 3510, कितना, 3510 kg। कब की बात कर रहे हैं, ये 21 की, 2020 से 21 की बात कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको एक बार देख लो, इतना प्रोडक्शन हो गया। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, कोई खास समझाने वाली बात भी नहीं इसमें, बस इतना भी कहना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ गया, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा, आपको यही बताना है। ठीक, नंबर 3 पॉइंट है हमारा क्या, इंक्रीज इन अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, तो इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें ये बोल रहे हैं कि कल्टीवेशन एरिया हमारा बढ़ गया है, यानी कि खेती जुताई जो होती थी वहाँ पे वो क्या हो गई, बढ़ गई, ज़्यादा हो रही है। मतलब आप इसमें देख सकते हो कि जो अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज बाय नियरली 60, कितना ग्रॉस क्रॉप एरिया जो है वो क्या हुआ है, 60% बिटवीन 1951 से 2019 से 2020 के बारे में बढ़ गया है। इन शॉर्ट आप समझ लो कि इंक्रीज हो गया है, चाहे वो ग्रॉस एरिया हो, फूड आइटम्स हो, नॉन फूड आइटम हो, सब में क्या वो कल्टीवेशन एरिया क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया। ठीक, सिंपल सी चीज़ है। और क्या है, नंबर 4, यहाँ से देखो ये अच्छा पॉइंट है, कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर। क्या है बेटा, कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब ये होता है कि अब जो एग्रीकल्चर वो कॉमर्शलाइजेशन हो गया। मतलब पहले क्या था, एग्रीकल्चर ये था कि भाई खाने पीने के लिए चाहिए, कोई तरह लाइफ चल रही है, अब वो कॉमर्शलाइज कर दिया गया। लोगों को नॉन फूड आइटम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। भाई ऑयल हो गया, सीड्स हो गए, ऑयल हो गए, कॉटन हो गया, कॉटन से कपड़े बनते हैं ना, कितना काम होता है। तो अब नॉन फूड आइटम ज़्यादा फायदा है, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं नॉन फूड आइटम। तो अब कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर हो गया, बढ़िया बढ़िया वो कर रहे हैं, ताकि वो ज़माना नहीं रहा कि फार्मर अब गरीब है। समझ में आ रही बात, फार्मर ने उस पैसे कमाने के पर्पज से देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक, नंबर 5, चेंज इन फार्मर आउटलुक। वही चीज़, फार्मर का हुलिया चेंज हो गया। मतलब फार्मर को अब ये नहीं कह सकते कि फार्मर अब ऐसा है, फार्मर एक बड़े बड़े लाखों करोड़पति आपको मिल जाएंगे ऐसे फार्मर से। क्यों, क्योंकि उनका आउटलुक चेंज हो गया। अब क्यों, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर तो वो क्या हो गया, कॉमर्शलाइजेशन हो गया, पैसे कमाने के पर्पज से हो गया। लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें क्या करना है, इसमें एग्रीकल्चर में अपना क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। क्योंकि फार्मर्स अब पहले वाले नहीं रहे कि अब फार्मर्स को आप देखो कहो कि नहीं फार्मर गरीब, ऐसा कोई वो टाइम नहीं रहा। फार्मर्स भी अमीरों की कैटेगरी में आने लगे। नंबर 6, यूज़ ऑफ HYV सीड्स। HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया बाद में। समझ में आ रही बात, तो ये फीचर्स है किसके बेटा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। आगे देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या देखते हैं बेटा, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आपने फीचर्स तो देख लिए, अब इसकी प्रॉब्लम भी देख लो क्या है। नंबर 1, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। लैंड पे प्रेशर है भैया, कैसा प्रेशर है, देखो भाई ये एक लैंड है, अब हमारे यहाँ क्या है, पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है। अब घर में 10 लोग हैं, वहाँ पर 5 लोग काम करते थे, 2 लोग और जुड़ गए, तो
प्रेशर तो पड़ेगा ही ना। और पॉपुलेशन और लैंड, लोग ज़्यादा हैं और लैंड क्या है, ज़मीन कम है, तो कैसे करेंगे फार्मर फार्मिंग। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या की। तो जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, यानी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लैंड की शॉर्टेज है। और एक ज़मीन पर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो पैसे का कोई इतना फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जब 2 लोग की ज़रूरत है तो वहाँ पर 5 लोग की कहाँ से काम पूरा होगा। समझ में आ रही बात। नंबर 2, लो ग्रोथ रेट। लो ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो हमारी जो पॉलिसी थी वो बहुत खास नहीं थी। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत क्या थी, स्लो थी। नंबर 3, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश में कब्जा कर रहे थे तो वो लैंड पे कुछ काम नहीं करते थे, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं करते थे, खाली जो मिलता था ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन ही किया और कुछ अच्छा करने के बारे में नहीं सोचा, जिससे हमारी ज़मीन क्या हो गई थी, बंजर मतलब बेकार हो गई। तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई थी, बहुत लो हो गई थी। हाँ, बाद में 1991 की पॉलिसी के बाद बहुत तेज़ी से चेंजेस हुए, लेकिन जितनी तेज़ी से होने चाहिए थी उतनी तेज़ी से नहीं हो पाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो आके चले गए ब्रिटिशर। समझ में आ रही बात। आगे देखो, लैंड टेन्योर सिस्टम। प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक तो ये है लैंड टेन्योर सिस्टम। देखो, कहने को तो ज़मींदारी सिस्टम खत्म हो गया बच्चा, ज़मींदारी सिस्टम खत्म हो गया, हटा दिया गया गवर्नमेंट ने, लेकिन आज भी लैंड टेन्योर सिस्टम चलता है। जैसे ज़मीन है, ये मान लो ये मेरी ज़मीन है, तो मैं किराए पे देता हूँ, रेंट पे। तो अब बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, गवर्नमेंट ने फिक्स भी किए हैं, लेकिन अब कहाँ किसको किसको पकड़ती फिरेगी। तो अब बहुत बड़े बड़े ज़मींदार, इनके बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो फार्मर्स को जो देते हैं महंगे रेंट पे देते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो लैंड टेन्योर सिस्टम एक तरह से इन शॉर्ट अभी भी चल रहा है। ठीक। नंबर 5, अनइकोनॉमिक होल्डिंग। अनइकोनॉमिक होल्डिंग का मतलब यह है कि जो भी फार्मर्स हैं, तो हमारे देश में फार्मर बहुत ज़्यादा है, अमीर फार्मर्स तो ठीक है, बहुत से छोटे छोटे फार्मर्स भी हैं। तो इकोनॉमिक होल्डिंग भी क्या है, बहुत छोटी छोटी है, ज़मीनें क्या है, छोटी छोटी। अब इतनी सी है, टिनी प्लॉट बोल सकते हो, टिनी प्लॉट, किसी की इतनी 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 इतनी। अब उसमें क्या होता है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ नहीं हो पाता, तो उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक। नंबर 6, ट्रेडिशनल आउटमोडेड टेक्निक। आउटमोडेड टेक्निक का मतलब यह है कि आज भी फार्मर्स आउटडेटेड टेक्निक का ही यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, पैसे की दिक्कत है। हर आदमी ट्रैक्टर थोड़ी ना खरीद लेगा, अमीर आदमी है जो कर रहे हैं, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है, HYV सीड्स है अलग अलग, तो हर गरीब फार्मर नहीं खरीद सकता है, जिनके पास पैसे हैं वही खरीद सकते हैं। तो आउटमोडेड टेक्निक का ही यूज़ मोस्टली आज भी मोस्टली जगहों पर होता है। 7वां, इनएडुकेट इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी क्या है, इनएडुकेट है, बेहतरीन नहीं है। कहने को तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, पानी वगैरह इंतजाम हो जाता है, लेकिन आज भी 51% फार्मर्स, कितने बेटा, 51% लोग डेटा के हिसाब से डिपेंड किसके ऊपर होते हैं, मानसून के ऊपर। मानसून मतलब ऊपर से जब बारिश होती है, तो अगर बारिश नहीं होती किसी साल तो फसल उनकी बेकार हो जाती है। तो वो डिपेंड किसके ऊपर है, इरिगेशन फैसिलिटी आज भी हमारी अच्छी नहीं है। इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके डाउनलोड करो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब भी मन में कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना, और इसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर जो टॉपिक बचा है वो भी कंप्लीट करा ही देता हूँ इस वीडियो में। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो जल्दी से आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी पोस्ट लिबरलाइजेशन। देखो, पहले तो कंडीशन बहुत ख़राब थी, मतलब 1991 से पहले हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर पे इतना काम ही नहीं हो पा रहा था, और हो भी रहा था तो उतना अच्छा नहीं था। बट बाद में कुछ पॉलिसी लगी तो जिससे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली आफ्टर 1991। ठीक है, तो फीचर्स क्या क्या थे इसके और देखते हैं। सबसे पहले अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो पहले क्या होता था, किसी को भी अगर कुछ भी करना होता था बहुत ज़्यादा लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत सी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करनी पड़ती थी। उसको अबोलाइज कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया, रिमूव इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत ज़रूरत चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट जैसी जगह चीज़ें होगी तो वहाँ पर लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने हटा दिया। नंबर 2, पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई। पहले क्या होता था, बहुत से ऐसे सेक्टर थे, मैक्सिमम सेक्टर थे जो गवर्नमेंट के अंडर में हुआ करते थे, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको बाद में हटा दिया। वाली रेलवे को अपने पास रखा, डिफेंस को रखा, एटॉमिक एनर्जी, मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, बाकी सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर दी और प्राइवेट वालों को खुला छोड़ दिया, भैया जाओ आराम से बिजनेस करो। ठीक है। नंबर 3,
और क्या किया उन्होंने, रिलैक्सेशन इन द कंट्रोल ऑन मोनोपोलीज, मोनोपोलीज पे कंट्रोल ला दिया है। मोनोपोली का मतलब ये होता है जहाँ पर सिंगल सेलर हो, उसकी जैसा और कोई ना हो। तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी, जो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगती है वो अकेली हो जाती है, तो फिर वहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, इस पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, क्योंकि ऐसी कंपनी ना हो पाए जिसकी मोनोपोली बनने पाए और गवर्नमेंट के ऊपर ही वो हावी हो जाए। जैसे अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट को ही, इंडिया को ही अपने अंडर में कर लिया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रखती थी कि कोई भी ऐसा आदमी मोनोपोली ना क्रिएट करने पाए, बट बाद में उन रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। अब आराम से मोनोपोली मार्केट में एग्जिस्ट करती है और अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक, नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट हमेशा से जो है क्या करती है, ज़्यादा जोर देती है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज भी 90% लोग, 85% लोग किस पे ऊपर डिपेंडेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, वो तो 10% ही लोग है ना, 90% लोग तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे। तो इस पर गवर्नमेंट ने हमेशा तवज्जो दी ज़्यादा। फिर प्रोड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसिंग नहीं, सॉरी, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को रिड्यूस कर लिया, बताया ना मैंने। उन्होंने क्या किया, बहुत ही कुछ सेक्टर छोड़े, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी वगैरह, बाकी सारे के सारे सेक्टर गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, प्राइवेटेशन के हाथ में कर दिया कि भाई आप अपने इस काम को अच्छे से जिम्मेदारी के साथ देखो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको फीचर्स बताता हूँ उसके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया। इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या क्या है भाई, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम भाई। और देखते हैं, देखो नंबर 1, गैप बिटवीन टारगेट एंड अचीवमेंट। जो आपका जो टारगेट होता है उसको अचीव जो हम लोग करते हैं उसमें बहुत गैप है। मतलब पॉलिसी तो कुछ बनाते हैं कि हाँ हम इतना की बार ये करेंगे, अचीव करना है, लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते। टारगेट और अचीव के बीच में क्या रह जाता है बेटा, गैप रह जाता है। सोचा आपने 95% लेके आए 55%, तो ये क्या है, गैप है ना। तो वो गैप की वजह से एक रीज़न है। ठीक, नंबर 2, यूटिलाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी। हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनयूटिलाइज नहीं, अनयूटिलाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो हमारे देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है, लोग रिसोर्सेज भी है, लेकिन उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी लेबर की आ जाएगी, कभी रॉ मटेरियल की आ जाएगी। तो वो जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हम लोग अनयूटिलाइज्ड ही रह जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। नंबर 3, हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो हमारे यहाँ जो सामान बनता है ना वो महंगा बनता है। जैसे हमारे एक मोबाइल बनता था माइक्रोमैक्स के नाम से, ठीक, उसी की जगह पे पहले तो चल रहा था, इंडिया में बनता था। बाद में वीवो आया, ओप्पो आया, रेडमी आया, इन लोगों ने मार्केट ख़त्म कर दी, कम प्राइस में अच्छा दिया। तो बाहर की जो कंट्री है, इंटरनेशनल में अगर हम लोग बात करेंगे तो होता क्या है वर्ल्ड वाइड बेटा, कि जो कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें हैं, वो बाहरी कंट्री में सस्ती पड़ती है। तो कोई भी देश उनसे खरीदेगा कि हमसे खरीदेगा। अगर चाइना वही चीज़ 5,000 में बना रहा है, हम लोग 10,000 में बना रहे हैं, तो लोग किससे खरीदेंगे, चाइना से खरीदेंगे। तो यही बोल रहा है हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ पैसे ज़्यादा लग जाते हैं किसी चीज़ को बनाने में। ठीक है, नंबर 4, इनएडुकेट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहा है, इनएडुकेट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ली जाती है, मतलब मशीनों से काम करा जाता है कंपेयर टू लेबर इंडस्ट्री में। तो ये भी एक रीज़न है। तो लेबर जो एम्प्लॉय हैं, लोग हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है। ठीक, नंबर 5, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर तो यार क्या बोले, गवर्नमेंट में ऐसे से लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद काम ही नहीं करना चाहते हैं और हमेशा लॉस में जाते हैं। तो पुअर परफॉर्मेंस रहता है पब्लिक सेक्टर का। नंबर 6, रीजनल इम्बैलेंसेस। क्या है, रीजनल इम्बैलेंसेस, मतलब इंडस्ट्री सेटअप तो हुई लेकिन हर स्टेट में नहीं हुई। गुजरात में है, महाराष्ट्र में, कुछ स्टेट में, लेकिन कुछ स्टेट में तो इंडस्ट्री है ही नहीं है। बिहार में, असम, उड़ीसा, ये सब जगह तो इंडस्ट्री दिखती ही नहीं है। तो ही बोल रहे हैं रीजनल इम्बैलेंसेस। रीजन में क्या है, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं, इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज। इंडियन फॉरेन ट्रेड इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज। ठीक, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड
कि क्या कंडीशन थी आफ्टर लिबरलाइजेशन फेज। फॉरेन ट्रेड समझते हो क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, दूसरी कंट्री में सामान बना के भेजना या दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान मंगाना, ये क्या होता है? फॉरेन ट्रेड होता है। तो इसकी क्या कंडीशन थी और देखते हैं फीचर्स। नंबर 1, इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कहाँ गया है ग्रीन वाला मार्कर? नहीं मिलेगा, काम के टाइम में ना मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, और से देखते हैं। बोल रहा है इंडियाज फॉरेन ट्रेड इंक्रीज बाय अबाउट 28 टाइम्स डॉलर। ठीक है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है बाय अबाउट 28 टाइम्स डॉलर 1992 टू 2022, मतलब आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद 1991 से 2022 के बीच में 28 टाइम्स डॉलर की कंपैरिजन में इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा है। नंबर 2, इंडियाज ट्रेड जीडीपी रेशियो इंक्रीज। इंडिया की जो ट्रेड जीडीपी रेशियो है वो क्या हुई? इंक्रीज हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को लेकर। इसमें क्या हुआ है? आपको इंक्रीमेंट देखने को भी मिला है। ठीक। नंबर 3, लो शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। हमारा जो है वर्ल्ड ट्रेड में बहुत लो शेयर है, मतलब अगर 100% इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसमें हम लोग अभी करंट के हिसाब से 2021-2022 के हिसाब से 1.7% ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है, मतलब 100% में 1.7% ही है इंडस्ट्री में हमारा योगदान। कंपेयर टू चाइना का इस टाइम 13% है। कितना है? 13%। सोचो 13% चाइना का है और हमारा कितना है? जस्ट ओनली 1.7%। बाकी अमेरिका वगैरह तो है ही है, उनको छोड़ दो, रशिया वगैरह को, लेकिन वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 1.7% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, समझ रहे हो। नंबर 4, चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। अब क्या हुआ है? चेंजेस हुआ है कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट है। पहले हम लोग क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, बट टाइम के साथ अब हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा भी और भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, गारमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गए, वो भी अब अपनी कंट्री से बना के दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं करते। नंबर 5, चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट में चेंज आया है। पहले हर बात पे बाहरी सामान मंगाते थे, कुछ भी हो, कपड़ा, ये वो, वॉशिंग पाउडर, निरमा मजाक कर रहा हूँ, वॉशिंग पाउडर, निरमा, कहने का मतलब जितने भी प्रोडक्ट आते थे भैया, तो वो सारी मैक्सिमम चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कराते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ही इंपोर्ट कराते हैं, अदरवाइज हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, खुद ही बना लेते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। स्क्रीनशॉट लो, लास्ट टॉपिक बचा है ट्रेड पॉलिसी, उसको कंप्लीट कराता हूँ, चैप्टर को भी कंप्लीट कराता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हो, अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला लास्ट टॉपिक बेटा बना है ट्रेड पॉलिसी। गवर्नमेंट ने ऐसी कौन कौन सी ट्रेड पॉलिसी बनाई है जो हमारे लिए क्या हो? हेल्पफुल हो और हमारे कंट्री में थोड़ा सा ग्रोथ हो इंडस्ट्री सेक्टर में। ठीक है, तो नंबर 1, द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वॉज अबॉलिश। पहले क्या होता था बेटा? हम लोग को कोई भी सामान इंपोर्ट कराना पड़ता था तो लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? बंद कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक। नंबर 2, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड, दैट इज इंपोर्ट कोटास हैव बीन अबॉलिश। आप लोग क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन क्या कर दिया? हटा दिया वहां से। ठीक है, क्वांटिटी मतलब आप मंगा सकते हो ज़्यादा। इंपोर्ट ड्यूटी हैज़ बी रिड्यूस, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी। पहले ज़्यादा लगता था पैसा, अब उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कॉस्ट कम कर दिया, टैक्सेस कम कर दिए। नंबर 4, एक्सपोर्ट ड्यूटी हैव बी रिमूव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द इंडियन गुड्स, मतलब इंडियन गुड्स भी कॉम्पिटिशन कर सके, इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। क्यों हटा दी? यहाँ पे रिड्यूस करी इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस की है, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी। क्यों हटा दी भाई? ताकि हम लोग भी बराबर से क्या कर सके? कंपटीशन में बने रहें, और हर आदमी को मोटिवेशन आएगा ना कि यार एक्सपोर्ट करने में टैक्स लग नहीं रहा, चलो हम लोग भी सामान बना के एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री पे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। इसी के साथ आपको ये चैप्टर नंबर हो गया कंप्लीट, चैप्टर नंबर 10 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन। तो क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो आपको कल वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐप जरूर से डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।